Assalamu alaikum, guys. We'll be starting at 7:05. So you guys are requested to wait for 2 minutes. अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी सबको? यस। आ रही है। चले। उमर, अभी हमने क्या बताया? 7:05 यार, 1 मिनट। Yes. सही। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट, कितने लोग आ गए यार? 45। ठीक है, अभी भी लोग मेरे ख्याल से ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा यार, मैं शाहरुख हैदर, जैसे आप लोगों ने देखा होगा पोस्ट वगैरह में, वेबसाइट में मेरी प्रोफाइल मौजूद है। 3 साल से ऊपर हो गए हैं हम लोग फ्रीलांसिंग में। तो खैर उससे ही ज़्यादा टाइम हो गया, गो हाई लेवल पे काम करते हुए 3 साल से ऊपर हो गए हैं। तो ये हमने कोर्स जो लॉन्च किया था, उससे वैसे थोड़ा सा अनरिलेटेड एक सेशन हमने रखा है, जो कि जनरली सबको बेनिफिट करेगा जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं अपने फ्रीलांसिंग करियर्स में, चाहे आप गो हाई लेवल में करें या किसी और पाथ में करें, क्योंकि इसमें कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हम डिस्कस करेंगे, जो कि हर जगह अप्लाई होते हैं। इवन फ्रीलांसिंग ना भी करें ना, आप किसी भी बिजनेस में या अपना बिजनेस इवन आप स्टार्ट करें, तो ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल बातें हैं जो मतलब समझ लें कि हर एक को समझना जरूरी है। ठीक है। तो सुहेब, 7:10 पे या स्टार्ट कर लेते हैं? मेरे ख्याल से 45 लोग तो आ गए, क्या ओके, कहते हो? स्टार्ट कर लेते हैं। ओके। अच्छा यार, ठीक है यार, हैंडिंग ओवर द माइक टू सोहेब, जो कि अपना कैमरा नहीं खोलेगा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम गाइस। यार अच्छा, तुम में से कितने लोग हैं जिन्होंने, एक तो हमारी टीम के लोग हैं, फिर वो लोग हैं जिन्होंने कोर्स में रजिस्टर कराया हुआ है, फिर वो लोग हैं जो सिर्फ वेबिनार के लिए आए हैं। अगर चार्ट में बता दो तो थोड़ा आइडिया हो जाए। बट यार, आवाज़ आ रही है ना? यस। अच्छा यार, ये एक पीपीटी है जो मैंने एआई से बनवाई है, तो इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मेरा इतना मेहनत करने का मूड नहीं था कि मैं प्रॉपर पीपीटी बनाऊं। तो खैर, एआई का यही फायदा है कि वो आपको जल्दी से एक चीज़ बना के दे देती है। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। यार, तुम में से कोई ये बता सकता है कि इस सेशन का नाम हमने बिजनेस ऑटोमेशन क्यों रखा है, और जो हम कोर्स करा रहे हैं या हमारी जो आमतौर पे एजेंसी है, वो को हाई लेवल का काम करती है। को हाई लेवल एक सीआरएम सिस्टम है, उससे रिलेटेड काम करती है। लेकिन ये जो वेबिनार है, इसका नाम हमने बिजनेस ऑटोमेशन रखा है। तो कोई मुझे बता सकता है कि एक तो बिजनेस ऑटोमेशन होती क्या है, और फिर हम बिजनेस ऑटोमेशन पे ये वेबिनार को क्यों फोकस कर रहे हैं, और सिर्फ गो हाई लेवल पे क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं, तुम लोग माइक खोल के इनपुट दे सकते हो। हम लोग फोकस इसलिए अस्सलाम कहते हैं। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार, मुझे लगता है मैं ही कंटिन्यू कर लेता हूँ। सही है? या किसी ने इनपुट वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही थी ना? अभी आ रही बोला है? था। आवाज़ नहीं, तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही थी। ओके, अच्छा, लेट्स स्टार्ट।
जो हमने आज का टॉपिक रखा है ना, वो बिजनेस ऑटोमेशन रखा है। और बिजनेस ऑटोमेशन इसलिए रखा है क्योंकि बिजनेस और यार माइक बंद ही कर रहा हूँ। ओके, एनीवेज लेट्स रीस्टार्ट। आज का जो टॉपिक है वो हमने बिजनेस ऑटोमेशन रखा है, और बिजनेस ऑटोमेशन इसलिए रखा है क्योंकि ना हम इसको सॉर्ट ऑफ ये चीज़ समझना ज़रूरी थी कि जो चीज़ हम सीखने जा रहे हैं आगे, गो हाई लेवल जो एक सीआरएम सिस्टम है, और उसके अलावा एआई एजेंट्स जैसे एआई चैटबॉट्स और एआई वॉइस एजेंट्स हो गए, तो उनको हम अप्लाई किस तरह कर सकते हैं और अप्लाई हम कर क्यों रहे होते हैं। तो जो कोई भी बिजनेस होता है ना, लेट्स से आप तकरीबन समझ रहे, जब 1600-1700 से पहले बिजनेसेस थे जो सारे मैनुअल लेबर वगैरह पे काम करते थे, फिर 1700 में समझे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, उसके बाद मशीन्स वगैरह आ गई। तो जो पहले बिजनेसेस थे जो जिनको मतलब एक रिलायंस थी उनकी मैनुअल लेबर पे, उनके जो बिजनेस का स्केल था ना वो काफ़ी बढ़ गया। कि मतलब उनके जो बिजनेस के प्रोसेस थे ना, जिसमें वो मैन्युफैक्चरिंग करते थे मोस्टली, वो ऑटोमेट हो गए। और जो बिजनेस समझो लेट से दिन के 100 जूते मैनुअली बनवा सकता था, अब वो कोई 10,000 या 1 लाख या उससे भी ज़्यादा जूते एक दिन के बना सकते हैं। तो जो प्रोसेस था ना, वो एक बिजनेस ऑटोमेशन का था, जिसकी वजह से बिजनेस को ना स्केल करने में आसानी हुई और उसकी कॉस्ट भी रिड्यूस हो गई। कि एक मशीन की कॉस्ट उन्हें 1,000 बंदों के से अगेंस्ट मतलब कम ही पड़ती होगी। और उसके और भी फायदे हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और बिजनेस ऑटोमेशन से पहले ना एक और चीज समझना जरूरी है कि बिजनेस इटसेल्फ होता क्या है, कि बिजनेस का ना फ्लो किस तरह चलता है। आमतौर पे दो तरह के बिजनेसेस होते हैं। किसी को पता है किस तरह के बिजनेसेस होते हैं? क्या बिजनेस की मेन दो टाइप्स होती हैं? ये तो माइक खोल B2B के and B2C. और उसके अलावा सर्विस बेस्ड होती हैं, प्रोडक्ट बेस्ड होती हैं। एक सर्विस बेस्ड बिजनेस होता है और प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस होता है। जो बी टू बी और बी टू सी बिजनेसेस होते हैं ना, ये बेसिकली आपकी कस्टमर वाइज कैटेगराइजेशन होती है कि आप टारगेट कैसे कर रहे हैं, कि आप दूसरे बिजनेस को टारगेट करें या कस्टमर्स को टारगेट करें। लेकिन जो बिजनेस इटसेल्फ होता है ना, वो या तो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस होगा या एक सर्विस बेस्ड बिजनेस होगा। सर्विस बेस्ड में आपके जो समझे लॉयर्स वगैरह आ जाते हैं, फिर जो आप फ्रीलांसिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ये भी सर्विसेज बेस्ड बिजनेस होता है। अकाउंटेंट्स आ जाते हैं, फिर जो आपके डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, वो भी ये सारे समझो सर्विस बेस्ड बिजनेस में आ जाते हैं। और उसके अगेंस्ट जो है एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस होता है, जिसमें आप समझे कॉमर्स हो गई, ई कॉमर्स हो गया, ये कोई भी आप चीज बना के बेच रहे हैं ना। तो हाँ, ये बात सही है कि सर्विस बेस्ड बिजनेस इंटेंजिबल होता है, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस होते हैं जो टेंजिबल होता है। लेकिन इन दोनों के ना मेनली जो अगर बिजनेस का फ्लो समझे ना, तो फ्लो तकरीबन सॉर्ट ऑफ थोड़ा बहुत सेम ही होता है। कि लेट्स से हम मिडिल से स्टार्ट करते हैं। इन दोनों बिजनेसेस की ना एक समझे आप मार्केटिंग टीम होगी जो अपने सर्विस या प्रोडक्ट को मार्केट करेगी, और उसके बाद फिर इनका एक सेल्स डिपार्टमेंट होगा जो जब कस्टमर कन्वर्ट हो रहा होगा तो वो सॉर्ट ऑफ सेल्स की कैटेगरी में फॉल करेगा। अब जब जो उसकी होती है क्या नाम है, जो एक प्रोडक्ट बिजनेस है, उसकी सेल्स थोड़ी ज़्यादा इजी होती है और स्केल करना आसान होता है। कि लेट्स से आपने अमेजोन पे लिस्ट कर दिया या आपने वेबसाइट पे लिस्ट कर दिया, तो कस्टमर उधर से खरीदता है, चेकआउट करता है और उसका सेल्स प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। जो एक सर्विस बिजनेस होता है ना, उसमें आमतौर पे ये होता है कि सेल्स के लिए ना आपको मीटिंग्स करनी पड़ती हैं। बेशक आप किसी बिजनेस को सर्विस कर रहे हो या आप किसी इंडिविजुअल कस्टमर को भी कर रहे हो, तो आमतौर पे उसके लिए आपने कोई इनिशियल कॉल रखी होती है या कोई कंसल्टेशन कॉल रखी होती है, और उसमें आप जितनी बड़ी सर्विस पिच कर रहे होते हो ना, तो आपको उतनी ज़्यादा समझे मीटिंग्स करनी होती है। तो इनका सेल्स प्रोसेस ना बहुत लंबा होता है। ये जो दुनिया की, अगर आपने सुना बिग फोर जो ऑडिट फर्म्स हैं, ये केपीएमजी और डिलॉयट एंड EY और एक और, खैर ये लोग भी जो है ना बिजनेस को जब अपनी ऑडिट सर्विसेज या अपनी अकाउंटिंग सर्विसेज या कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करी होती है ना, और क्योंकि ये बड़ी कंपनीज टारगेट करती है, तो इनका जो सेल्स प्रोसेस होता है ना बहुत लंबा होता है।
कि मल्टीपल मीटिंग्स कर रहे होते हैं, बिजनेस को समझ रहे होते हैं, फिर बिजनेस को बता रहे होते हैं हाँ यार हम तुम्हें इस तरह वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं ना। फिर जब सेल्स प्रोसेस आपका खत्म हो जाता है ना, तो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस जो होता है उसमें फिर फुलफिलमेंट की चीजें आ जाती है, फुलफिलमेंट एंड लॉजिस्टिक्स। कि यार किसी ने प्रोडक्ट खरीद लिया है ना, लेट्स से मैं कोई शर्टें बेच रहा हूँ, तो उसने शर्ट खरीद ली है, तो अब मैं इसे शर्ट भिजवाऊंगा कैसे। तो उसमें फिर आपके जो भी लॉजिस्टिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, जो भी आपके फुलफिलमेंट में चीज इन्वॉल्व होती है, वो आ जाती है। और फिर जो सर्विस बेस्ड बिजनेस होता है ना, उधर जब सेल्स क्लोज होती है ना, उसके बाद आपका एक ऑनबोर्डिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिधर आप कस्टमर को ऑनबोर्ड कर रहे होते हैं कि यार तुम्हारा बिजनेस को अब हमारी टीम इस तरह समझ रही है, और फिर हम आपको इस तरह सपोर्ट कर सकेंगे, इस तरह कंसल्टेंसी दे सकेंगे, इस तरह सर्विसेज दे सकेंगे। ये समझे बिजनेस का एक रफ सा फ्लो है कि जिस तरह बिजनेस जो है कस्टमर साइड पे चलता है। तो ये इधर तक आप लोगों को चीजें समझ आ गई हैं? यस। जी जी। यस। ओके। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं कि यार जो बिजनेस ऑटोमेशन है ना, वो क्या होती है, उसको आप किस तरह व्यू करते हैं, और वो मैटर क्यों करती है। तो एक चीज तो मैंने आपको बता दी कि बिजनेस ऑटोमेशन से फायदा ये होता है कि चीजों को आप स्केल कर लेते हैं, ठीक है। और इधर जैसे लिखा है कि आपका टाइम बच जाता है, आपके जो रिपीटेटिव टास्क होते हैं वो बच जाते हैं, फिर एरर्स वगैरह कम हो जाते हैं। कि अगर कोई इंसान है, वो इतना ट्रेंड अप नहीं है, ठीक है, उसको आपने लगाया हुआ है मैसेजेस का रिप्लाई करने, तो हो सकता है उससे गलतियां हो जाए। एज अपोज टू अगर आप एआई चैटबॉट कोई अच्छा सा ट्रेन अप कर दें, तो वो उसके गलती करने के चांसेस कम है चांसेस। लेकिन अगर आपने उसे क्लोज फ्रेमवर्क दिया हुआ है ना, क्लोज फ्रेमवर्क से मुराद उसको आपने स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि यार तुमने इससे डिविएट नहीं करना, तो आम तौर पे वो जो कस्टमर का मैसेज है उसको प्रोसेस करके सही जवाब ही देगा, या कम से कम उसके लेट से जवाब में कोई मतलब ग्रामेटिकल एरर्स या कोई इंग्लिश के एरर्स या कोई इस तरह की चीज़ें आगे पीछे नहीं होंगी, जो कि आपको ह्यूमन उसमें मिल जाती हैं। और फिर एक और फायदा ये होता है कि आप ऑपरेशंस को स्केल कर सकते हैं। कि मतलब लेट से अभी मेरी 10 बंदों की टीम है, तो उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब मुझे पता है लेट से अगर मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, तो कंटेंट राइटिंग की आप एग्जांपल ले लें कि एआई से पहले जो है एक कंटेंट राइटिंग के लिए आपको टीम बनानी पड़ती थी, उसके लिए आपको अच्छा खासा काम करना पड़ता था, आपको प्रूफ रीड कराना पड़ता था, आपको दोबारा चेक करवाना पड़ता था, और फिर आप उस चीज़ को डिलीवर करते थे। अब जब से एआई जीपीटी आ गया है, तो कंटेंट राइटिंग की डिमांड इसलिए कम हो गई है क्योंकि जो है एक बंदा ये सारे काम खुद ही कर सकता है यूजिंग एआई। तो वो पहले जो है अगर 10 कस्टमर्स को सपोर्ट कर सकता था खुद ही, तो वो अब 100 कस्टमर्स को सपोर्ट कर सकता है। ऐसे ही है, इसमें किसी के कोई डिसएग्रीमेंट हो तो बता दे, अगर हम सिर्फ जनरल लेवल पे बात करें। हाँ, अगर आप इस तरह सोचें कि एआई वो क्रिएटिविटी नहीं ला सकता जो इंसान ला सकता है, तो ये बात तो सच है। लेकिन जो वो वाले काम है जिसमें आपको एक क्रिएटिविटी रिक्वायर्ड नहीं होती है, एक मीनियल टास्क होता है, तो उसमें आपको ऑटोमेट करने में ज़्यादा आसानी होती है। और फिर जब आप इस चीज़ को ऑटोमेट कर लेते हैं, तो फिर ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे फायदा ये होता है कि आपको ये किसी भी बिजनेस को पैसे ज़्यादा आने लगते हैं। एग्जैक्टली। नाइस। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। तो इस वजह से ना हमने जो आज का टॉपिक है ना, वो बिजनेस ऑटोमेशन पे रखा था कि कोई भी चीज सीखने से पहले ना, कोई भी सिस्टम सीखने से पहले, कोई भी सॉफ्टवेयर सीखने से पहले, ये चीज आपके जहन में मतलब होना ज्यादा जरूरी है कि यार एक बिजनेस है, बिजनेस का फ्लो क्या है, और बिजनेस को अगर हमने ऑटोमेट करना है तो हम उसे किधर किधर ऑटोमेट कर सकते हैं, और फिर उसके क्या फायदे हैं। जब आप चीज़ों को इस नज़र से लेके चलोगे ना, तो फिर आपको चीज़ें सीखने में भी ज़्यादा फायदा होगा। और फिर जो जब आप सीख के जब आप अप्लाई कर रहे होंगे, या जब आप किसी अपने बिजनेस में यूटिलाइज कर रहे होंगे, या किसी क्लाइंट को पिच कर रहे होंगे, तो आपका पता होगा हाँ यार मुझे इसे इस तरह पिच करनी है चीज़। वरना लेट से आप किसी क्लाइंट को कहते हैं कि यार मुझे एआई चैटबॉट बनाना आता है, वो कहते हैं मेरे बिजनेस को एआई चैटबॉट की ज़रूरत ही नहीं है, और आप इस बात को काउंटर नहीं कर पाते यार कि हाँ यार इसके बिजनेस को शायद एआई चैटबॉट की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है उसका बिजनेस कर क्या रहा है, उस वो अपनी मार्केटिंग कैसे कर रहा है।
तो फिर आपको उसको एग्जैक्टली नहीं बता पाते। हाँ यार, लेट्स से तुम्हारा सोशल मीडिया पेज है ना, उस पर तुम्हें रिस्पॉन्सेज आते हैं, तो उधर एआई चैटबॉट लग सकता है जो तुम्हारे कस्टमर्स को इमीडिएटली जवाब दे दे। या लेट्स से तुम्हारे पास अगर अपने कस्टमर्स का डाटाबेस है ना, तो उनको हम सीआरएम के थ्रू एक साथ टेक्स्ट भेज सकते हैं, और फिर जब उनके रिस्पॉन्सेज आए तो उनको बॉट जो है वापस जवाब दे के लीड क्वालिफाई कर ले। तो जब तक आपको एक बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना, आपको जो आप टूल्स लर्न कर रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर लर्न कर रहे हैं, आप एआई लर्न कर रहे हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो फिर मतलब आपको उससे उतना फायदा नहीं होगा जितना होना चाहिए। उसमें फिर हमारे पास डिफरेंशिएट करने की ऑप्शन इस तरह आ जाती है कि अगर हमें ऑटोमेट करने हैं मैसेजेस, ऑटोमेटेड भेजने हैं, या हमने एआई के थ्रू चैट चलानी है, तो यस। यस, तो वो बिजनेस के आई थिंक रिक्वायरमेंट्स की बेस के ऊपर हमें पता चलेगा। अच्छा सोएब यार, मैं कह रहा था आप जरा मुझे एडमिन बना दो, मैं साथ साथ लोग जो इन आउट करने में वो देख लेता हूँ ना, या किसी और को बना दो। आई डोंट नो एडमिन कैसे बनाते हैं। नाइस। वेट यार, शाहरुख हैदर है इसमें एडमिन का ऑप्शन होता है गूगल मीट में? वो लॉक की ऑप्शन में जाए, होना चाहिए। नहीं, लॉक की ऑप्शन तो ओपन है ना। फिर बस तो ठीक है। अच्छा मैं ये कह रहा था कुछ लोग के माइक्स वगैरह भी है ना, उनको जरा साथ साथ म्यूट करता रहूंगा। या तुम लोग अपने माइक खुद म्यूट कर लो। चलो ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। यस, ठीक है। सिवाय उसके जब इनपुट देना, मैं चाह रहा हूँ कि ये इसमें तुम लोग भी अपनी इनपुट दो, और वन साइडेड सेशन यस। ना हो, लेकिन एक ऑनलाइन काम में ये मजबूरी होती है कि आपको एक फ्लो के साथ चीजें लेके चलनी होती है। तो ओके, अब हम इस पे आ जाते हैं। उससे जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है ना, कि यार कोई भी चीज़ होती है ना, कोई भी चीज़ आप सीख रहे हैं, उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो उसका टेक्निकल एस्पेक्ट होता है कि वो चीज़ होती किस तरह है। लेट्स से एक एआई चैटबॉट है ना, तो आपको पता हो यार एआई चैटबॉट बनाते कैसे हैं। और उसमें फिर इसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं ना, कि लेट से एक तो आपको मार्केट से रेडीमेड सॉफ्टवेयर मिल गया जिसने चैटबॉट बनाया हुआ है, और आपको उसे सिर्फ फ्रंट एंड पे उसे इंस्ट्रक्शंस देने वो चल जाएगा। जैसे क्लोज बॉट हो गया, जापी चैट हो गया, असिस्टेबल हो गया। आप सर्च करेंगे ना एआई चैटबॉट, आपको कोई 1000 2000 एआई चैटबॉट तो मिल जाएंगे। और उसको टेक्निकली यूज करना उनको आसान इसलिए होता है कि उन्होंने बिल्कुल लेमैन के लिए रखा हुआ होता है कि आप उसे फ्रंट एंड पे इंस्ट्रक्शंस देंगे, तो वो एटलीस्ट 70 या 60% आपकी जो एक्सपेक्टेशन होगी उस पर वो पूरा उतर जाएगा। ये एक बेसिक लेवल पे टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग होती है। फिर दूसरे लेवल पे अंडरस्टैंडिंग ये होती है यार कि इस बंदे ने जो सॉफ्टवेयर बनाया है ना चैटबॉट का, वो किस तरह बनाया है। कि लेट से वो अपने एलएलएम के लिए जीपीटी यूज कर रहा है या जेमिनाई यूज कर रहा है, और फिर उसको उसने किस तरह सेटअप किया हुआ है कि वो किसी सॉफ्टवेयर से लिंक होके रिस्पॉन्सेज वगैरह दे दे। तो ये चीज़ें जब आप समझते हैं तो आपकी टेक्निकल एक्सपर्टीज बढ़ती जाती है। इसी तरह वॉइस एजेंट को देख लें, कोई वॉइस बॉट होता है ना, तो उसको फ्रंट एंड पे आप एक तो इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, वो कॉल वगैरह कर लेगा, वो आपको समझ आ गई हाँ यार इसको मैं इस तरह यूज कर सकता हूँ। फिर एक और चीज़ ये होती है यार, आप समझे कि इसमें भी अगेन एलएलएम कौन सा यूज हो रहा है, वॉइस के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, फोन नंबर के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है। फिर ये सब चीज़ें लिंकअप करने के लिए हम कौन सा सीआरएम सिस्टम यूज कर रहे हैं, ये कौन सा सास यूज कर रहे हैं, जिसकी बेसिस पे ये सारा सेटअप हुआ हुआ है। तो टेक्निकल चीज़ों में ना आप जितना डीप जाना चाहें, मतलब जो लेट्स से एक लेमैन के उससे स्टार्ट होता है, और फिर जो डेवलपर लेवल पे आप चीज़ें सीखते हैं ना, उधर तक ये चला जाता है। और डेवलपर्स में भी ऑब्वियसली अलग अलग लेवल्स होते हैं कि कौन बंदा कितना टैलेंटेड है, कितना एक्सपीरियंस्ड है, और वो कितनी अच्छी चीज़ बना सकता है। एक तो ये चीज़ें हो गई। और इसी तरह टेक्निकल एस्पेक्ट में आप एक सीआरएम को ले लेते हैं। एक लेट्स से गोहा लेवल की एग्जांपल ले ली, या किसी भी सीआरएम की एग्जांपल ले ली, तो आपका पता है हाँ यार इसमें लॉगिन ऐसे करते हैं, इस सीआरएम को सेटअप इस तरह करते हैं कि इसमें अपनी इंफॉर्मेशन डाल दी, अपनी बिजनेस की इंफॉर्मेशन डाल दी, मुझे अपना कोई टीममेट ऐड करना है तो उसको इस तरह ऐड कर दिया। अब इस सॉफ्टवेयर से मुझे अपने कस्टमर्स इस पे अपलोड करना है, तो उस पे कस्टमर्स में एक्सेल से या सीएसवी फाइल से इस तरह अपलोड करूंगा। और अपलोड करते हुए अगर मुझे उनकी कैटेगराइजेशन करनी है तो इस तरह मैं कैटेगराइजेशन करूंगा। सेकेंड पार्ट ये आ गया कि लेट से मुझे अब उन लोगों को मार्केट करना है, तो अगर मुझे एसएमएस मार्केटिंग करनी है, तो एसएमएस मार्केटिंग के लिए ये चीज़ें चाहिए मुझे सेटअप करने के लिए, कि मुझे किसी भी सॉफ्टवेयर पे मुझे
एक तो फ़ोन सिस्टम लिंक होना चाहिए उस सॉफ्टवेयर से ताकि आप एसएमएस वगैरह कर सकें। दूसरा आपको अगर आप यूएस में कर रहे हैं तो आपको A2P अप्रूवल चाहिए होता है ताकि आप लोगों को एसएमएस कर सके। इसी तरह अगर मुझे उस सॉफ्टवेयर से, उस सीआरएम सिस्टम से ईमेल मार्केटिंग करनी है तो मुझे अपने जो है डीएनएस रिकॉर्ड्स पॉपुलेट करवाने होंगे अपने डोमेन के, ताकि मैं अपनी डोमेन से उनको ईमेल मार्केटिंग कर सकूं। फिर अगर मुझे सोशल मीडिया उससे इंटीग्रेट करना है तो उसकी इंटीग्रेशन का क्या प्रोसेस होगा, या एक सॉफ्टवेयर को मुझे किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ लिंक करना है तो उसका क्या प्रोसेस होगा। मतलब ये आप समझ लेना कि टेक्निकल चीज़ें में आप जाते जाते हैं और वो चलती रहती हैं, और ये सब मतलब टेक्निकल चीज़ें लर्न करना भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन सिर्फ टेक्निकल चीज़ें लर्न करना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो हम आज की डिस्कशन कर रहे हैं बिजनेस ऑटोमेशन पे, तो किसी भी चीज़ का ना दूसरा एस्पेक्ट ये होता है कि यार वो स्ट्रेटेजिकली एक बिजनेस उस चीज़ को कैसे यूज़ कर सकता है, या अगर हम एक सीआरएम सिस्टम एक बिजनेस को दे रहे हैं तो वो बिजनेस उसको अ- अपने ऑपरेशंस के लिए, अपने मार्केटिंग के लिए कैसे यूज़ कर सकता है। कि लेट्स से एक डेंटल क्लिनिक हो गया ना, एक बंदा यूएसए में एक डेंटल क्लिनिक चला रहा है, तो उसको आप कहते हो यार मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जो तुम्हें ना मार्केटिंग वगैरह करके देगा। तो वो बंदा पूछता है यार मुझे किस तरह करके देगा ना मार्केटिंग। तो आप उसे ये तो नहीं बताओगे यार कि लेट्स से वो तुम्हें एसएमएस मार्केटिंग करके देगा, ईमेल मार्केटिंग करके देगा। ये तो एक अच्छी चीज़ है, आपने बता दी, हो सकता है उसको पता हो आगे क्या करना है और वो ना आपसे सॉफ्टवेयर ले ले और आपकी सर्विसेज ले ले और उसको यूटिलाइज कर ले। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, आपको पता हो यार, आप उससे पूछो हाँ यार तुम्हारे जो कस्टमर्स आते हैं, ठीक है, वो तुम्हें क्या ऑनलाइन रिव्यू देते, तो वो कहेगा हाँ यार मतलब बहुत कम लोग देते हैं ना, मतलब जो मेरी गूगल बिजनेस प्रोफाइल है उस पे मेरे रिव्यूज इतने ज़्यादा नहीं है, और फिर कुछ लोग बुरे रिव्यूज दे देते हैं। तो आप कहते हो हाँ यार मैं ना तुम्हें एक सिस्टम इम्प्लीमेंट करके दूंगा जिससे जो भी तुम्हारे कस्टमर्स आएंगे ना वो उनसे ऑटोमेटिकली फॉलो अप करेगा, उनसे कहेगा यार इस डेंटल क्लिनिक को ना रिव्यू दे दो, और अगर वो लोग अच्छा रिव्यू देंगे तो वो तुम्हारे गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे ले जाएगा उन्हें, और वो लोग उधर रिव्यू लीव कर देंगे। और अगर बुरा रिव्यू होगा तो वो ना बस जो वेबसाइट का लर्निंग पेज है रिव्यूज लेने के लिए, वो उधर ही चीज़ खत्म हो जाएगी, ताकि वो रिव्यू ना आपका फीडबैक तो आपके बिजनेस को आ जाए कि किसी ने मुझे बुरा रिव्यू दिया है, लेकिन पब्लिकली आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे वो चीज़ ना शो। तो ना ये चीज़ सुन के वो बंदा से इम्प्रेस होगा कि हाँ यार इसको तो पता है कि मेरे बिजनेस का ये मसला है और इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। समझ आ रही है मैं क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी कस्टमर की ईमेल मार्केटिंग के अंदर उसकी जो ईमेल्स हैं वो स्पैम में लैंड हो रही हैं, तो उस केस के अंदर हम उसको किस तरह डील कर सकते हैं? हाँ वो अगेन टेक्निकल एस्पेक्ट आ गया। स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट ये होगा कि यार तुम्हारे जो पुराने कस्टमर्स है ना उनके लिए हम एक रीएक्टिवेशन कैंपेन बना देते हैं ईमेल की, एसएमएस की, जिसकी बेसिस पे हम बताएं यार जो हमारे पुराने कस्टमर्स है वो अगर हमारे क्लिनिक पे दोबारा आए ना तो उनको हम 40% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो इससे जो है अगर उसके कस्टमर्स कम आ रहे होंगे ना तो फिर जो उसका पुराना डेटा बेस है ना उसको हम यूटिलाइज करके उसके बिजनेस को नए कस्टमर्स ला के दे सकते हैं। नए तो नहीं मतलब दोबारा कस्टमर्स ला के दे सकते हैं, जिससे मतलब उसका मजीद रेवेन्यू बढ़ जाएगा। उसके अलावा आई थिंक हम एआई के थ्रू बेटर यूआई यूएक्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कस्टमर्स जो है ना वो ज़्यादा उनका इंटरेक्शन हो आपकी मार्केटिंग के साथ। हाँ वो तो डिपेंड करता है, ये पीपीटी का ही यूआई यूएक्स है। यूआई यूएक्स आमतौर पर डिजाइन को कहते हैं, इसका बस जैसा भी है, जो मैंने खुद बनाना था उससे तो बेहतर ही है, तो इस वजह से हम चल रहे हैं। लेकिन आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई कि किसी चीज़ को स्ट्रेटेजिकली कैसे देखना है और टेक्निकली कैसे देखना है। मतलब एग्जाम्पल से ओवरऑल तो आपको सारी चीज़ें नहीं समझ आई होंगी, वो एक्सपीरियंस से ही आती हैं, लेकिन ये मतलब पर्सपेक्टिव समझ आया या नहीं, या और एग्जाम्पल्स दे दो। नहीं, काफी हद तक समझ आया। ओके। हाँ एक तो ये हो गया, आप बिजनेस को बता रहे हैं हाँ यार मैं आपको रिव्यू मैनेजमेंट वगैरह करके दे रहा हूँ। फिर एक आपने बता दिया है यार अगर तुम्हारे पुराने कस्टमर्स है ना तो उनको हम एक एसएमएस के थ्रू रीएक्टिवेशन कैंपेन बना के दे देंगे, या फिर कोई नर्चर सीक्वेंस होता है ना कि अगर तुम्हारे नए कस्टमर्स भी है तो उनको हम एसएमएस पे ईमेल पे आउटरीच करते रहेंगे डिफरेंट ऑफर्स के साथ, तो वो लोग कभी ना कभी कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह एक एग्जांपल ये होती है, उस बंदे से आप कहते हैं यार तुम क्या सोशल मीडिया पे एड्स चला रहे हो, वो कहते हैं हाँ यार मैं चला रहा हूँ।
आप कहते हो यार इसको ना मैं CRM के साथ इंटीग्रेट करके दे दूंगा, ठीक है, और फिर आपकी फेसबुक पे जितनी भी लीड्स आएंगी ना वो ऑटोमेटिकली आपके CRM पे पॉपुलेट हो जाएंगी, और जैसे ही वो लीड आएगी ना आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, हाँ यार ये लीड आई हुई है। तो उसके बाद आपके पास ना ऑप्शन होगी कि यार इस लीड को किस तरह डील करना है, कि आपको खुद उससे कॉल करनी है, या आप चाह रहे हो कि मैं आपके लिए ना एक AI चैटबॉट सेटअप कर दूं जो कस्टमर को खुद फौरन आउटरीच कर ले और उसको क्वालिफाई कर दे कि यार ये कस्टमर है जिससे मैं अपने क्लिनिक पे बुलाना चाह रहा हूँ ना, कि मतलब ये मेरी सर्विस लेना चाह रहा है, ये उसके पेट से पैसे दे सकता है, और फिर वही चैटबॉट ना आपके जो मतलब क्लिनिक है उसके लिए अपॉइंटमेंट भी बुक कर दे। तो आपको पता है यार कि इसका ना फ्लो यही है कि कोई भी इसके पास लीड्स आ रही है ना, लीड्स को कन्वर्ट करना है। तो आमतौर पे लीड्स के लिए ये अगर सोशल मीडिया यूज कर रहा है तो सोशल मीडिया के लिए लीड आप CRM में लेके आए, और फिर आपने उसे बताया यार कि चैटबॉट जो है उसका स्ट्रेटेजिक यूज केस ये है कि चैटबॉट मुझे बनाना तो आता है, लेकिन मैं वो चैटबॉट बनाऊंगा जो तुम्हारी कस्टमर को ना क्वालिफाई करके उसकी अपॉइंटमेंट भी बुक कर देगा, और फिर अपॉइंटमेंट बुक करके ना उसे रिमाइंडर भी भेज देगा, यार तुम्हारी अपॉइंटमेंट इस दिन है तो तुम इस दिन आ जाओ क्लिनिक पे। तो ये एक स्ट्रेटेजिक यूज केस है जिसमें आप अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज यूज कर रहे हैं एक बिजनेस को एग्जैक्टली ये चीज बताने में कि यार जो मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ या ये जो तुम्हारा सॉफ्टवेयर है या ये AI एजेंट है, ये तुम्हारे बिजनेस को इस तरह हेल्प कर सकता है ज्यादा कस्टमर्स लाने में, और इस तरह उन कस्टमर से तुम्हारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा। समझ आई? होपफुली यस। यस हो जाती है। ओके। तो ये एक चीज थी कि मतलब किसी भी चीज को आप सीख रहे हो ना उसका एक तो टेक्निकल एस्पेक्ट देखा और फिर स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट देखे कि यार ये बिजनेस इसको यूटिलाइज किधर कर सकता है। अब हम आते हैं कि हमारा जो कोर्स है ना उसमें हम मेनली दो चीज़ों के थ्रू बिजनेस ऑटोमेशन सिखा रहे हैं। एक CRM सिस्टम्स है। आप में से कितने लोगों को पता है CRM सिस्टम्स होते क्या है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स या सिस्टम्स। मैसेजेस देखने पड़े मुझे आइडिया है थोड़ा। यार, शाहजेब बता दो। CRM सिस्टम में हम लोग बेसिकली कस्टमर का जितना भी डेटाबेस होता है उस हिसाब से कस्टमर जिस पॉइंट पे आता है उसकी हम लोग जर्नी सेटअप करते हैं, और उसमें फिर हम लोग उनकी रिटेंशन LTV और जो भी KPIs होते हैं उनके मुताबिक हम लोग उन कस्टमर्स को डील करते हैं, और उसमें ऑटोमेशंस भी हो जाती हैं आपकी इंक्लूड, और उसमें सारा डेटाबेस मैनेजमेंट भी हो जाता है। तो ये यस। बेसिक सा है। हाँ, जवाब तो सही है, किसी को नहीं समझ आया या किसी को नहीं पता तो वो पूछ ले। ओके यार, खैर CRM जैसे ना उसका नाम है ना कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। एक सॉफ्टवेयर होता है, एक टूल होता है जो कस्टमर्स जो होते हैं ना किसी भी बिजनेस के उनको मैनेज करने के लिए यूज होता है। इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं। एक तो आप कस्टमर का डेटाबेस मैनेज कर रहे हो कि कस्टमर का आपके पास इन्फो है, उसका नाम है, नंबर है, उसने हमसे कौन सी सर्विस ली हुई है, और फिर जितने भी आप उसका डेटा स्टोर करना चाहते हो ना एक तो डेटाबेस मैनेज कर लेता है, और फिर दूसरा वो डेटा आपको पाइपलाइंस में भी शो करता है कि यार ये कस्टमर जो है ये ना हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर है, ये हमारा शायद न्यू कस्टमर है, ये वो बंदा है जिसने हमारी वेबसाइट पे लेट से फॉर्म भरा था लेकिन इसने फॉर्म भरने के बाद हमारी सर्विस नहीं ली। तो मतलब आपके डिफरेंट स्टेजेस पे जो आपके कस्टमर्स होते हैं ना उनको आपको एक सॉफ्टवेयर पे शो करता है, और फिर आप उस सॉफ्टवेयर के जरिए ना आप उनके साथ मतलब आउटरीच कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं कि आप उन्हें अगेन SMS भेजना चाह रहे हैं, ईमेल भेजना चाह रहे हैं, एड्स चलाना चाह रहे हैं, या आप उनको डायरेक्टली कॉल करना चाह रहे हैं, या वट एवर, मतलब आप उनके साथ चीज सेटअप करना चाह रहे हैं कि आपने एक नर्चर सीक्वेंस सेटअप कर दिया जो बार बार मतलब बार बार से मुराद हर 2 हफ्ते बाद या महीने बाद उस बंदे को थोड़ी बहुत आउटरीच कर लेता है। फिर लेट से अगर आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर है ना तो आपने सेटअप उसको किया हुआ है, यार तुमने हमारी सर्विस ली, तुम्हें अच्छा लगा तो एक तो रिव्यू दे दो, और तुम ना ऐसा करो आप हमारी सर्विस ना दूसरे लोगों को रेफर कर दो, तो हम ना तुम्हें एफिलिएट कमीशन देंगे। लेट से हम कोई क्या कहते हैं क्या चीज़ बेच रहे हैं, लेट्स से ये कोर्स ही बेच रहे हैं ना, तो हम जो लोग आए ना हमारे कोर्स में पिछले बैचेस में हमने कहा यार तुम हमें
अगर नया मतलब बंदा लाके देते हो ना, ऑनबोर्ड करते हो, तो हम तुम्हें 25% ऑफ रेफरल कमीशन उसका देंगे। तो ये एक एग्जांपल है जिससे आप अपने कस्टमर्स को एक सीआरएम में यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें और बहुत चीज़ें आ जाती है, लेकिन बेसिक लेवल पे एक सीआरएम ये होता है। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ें ना जिसके थ्रू हम बिजनेस ऑटोमेशन सिखा रहे हैं, वो एआई एजेंट्स है। एआई एजेंट्स का तो आप लोगों ने आजकल बहुत ज़्यादा सुना होगा, तो वो कोई बता दे कि बेसिक लेवल पे एआई एजेंट्स क्या होते हैं, और फिर अगर हम एडवांस्ड लेवल पे देखें तो एआई एजेंट्स क्या करते हैं। एआई एजेंट्स बेसिकली आप एआई के थ्रू जो भी एक एक बॉट ट्रेन करते हो, जिसको अपने बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन आप फीड करते हो, वो चैट बेस्ड जो है ना एआई एजेंट्स भी होते हैं, और वो वॉइस बेस्ड एआई एजेंट्स भी होते हैं। तो जो वॉइस बेस्ड होते हैं वो उनके नाम से ही आप को मतलब समझ आ जाएगा कि वो कॉल पे बात करेंगे, वो आप उनमें एक्सेंट उनका सेट कर सकते हो अपनी कंट्री के हिसाब से। यस, तो एक तो एआई एजेंट्स की तो बिल्कुल। एक बंदा जिसके लिए बिठाना पड़े, जिसके लिए आपको 10 बंदे अपॉइंट करने पड़े जो आपकी कॉल्स लें, वो एक ही बॉट आपका सारा काम करेगा। वो 24/7 ऑनलाइन होगा, उसके लिए आपको ज्यादा मैन पावर हायर नहीं करनी पड़ेगी, और वो सारा का जो बेसिक लेवल का काम है, और ऑर्डर बुकिंग हो गई, अपॉइंटमेंट सेटिंग हो गई, मीटिंग्स हो गई, वो सब कुछ आपको वो स्केड्यूल करके देगा। तो बेसिकली आपकी वो बिजनेस कॉस्ट को सेव करता है। यस, और ये एआई एजेंट्स की ही बिजनेस ऑटोमेशन है जिसकी वजह से जो कॉल सेंटर की जॉब्स है ना वो कम हो रही है। फिर पहले जो है एसएमएस मार्केटिंग की ना एक अपनी फील्ड होती थी, अपनी डिमांड होती थी कि लोग एसएमएस रिस्पॉन्सेज के लिए बंदे रखते थे, या लोग एक वीए वगैरह हायर कर लेते थे जो उनके जो सोशल मीडिया पे मैसेजेस आते ना उनका जवाब दे रहे। अब वो सारे ना तकरीबन अब रिप्लेस होते जा रहे एआई एजेंट से। कि एआई चैटबॉट जो है टेक्सचर्स और जो लोग मैसेजेस देख रहे होते हैं उनको रिप्लेस कर देता है, और जो लोग कोल्ड कॉलिंग या कोई आपने रिसेप्शनिस्ट बिठाया होता है अपने ऑफिस में कि यार कोई कॉल आए ना तो तुम लेके देख लेना अपॉइंटमेंट बुक करनी है या नहीं, तो वो काम एक वॉइस एजेंट कर देता है। इसकी वजह से अब हम देख रहे हैं कि ना बिजनेसेस में ना आजकल बहुत ज़्यादा क्विकली मतलब ये चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं कि एआई की वजह से जो जॉब्स है ना जो समझे इतनी आई गेस टेक्निकल नहीं थी या रिपीटेटिव जॉब्स थी, जैसे कॉलिंग वगैरह हो गई या टेक्सटिंग हो गई या इवन कंटेंट जनरेशन टू सम एक्सटेंट, फिर ग्राफिक डिजाइनिंग भी एआई के थ्रू ना ये इतनी स्केल हुई है कि जो लोग मतलब इसमें बेसिक लेवल पे है ना उनकी जॉब्स फिर खत्म होती जा रही हैं। हाँ ये होता है कि हर इंडस्ट्री में ना कुछ लोग होते हैं जो अपने काम में बहुत अच्छे होते हैं, उनकी डिमांड हमेशा रहती है। लेकिन जो लोग स्टार्ट आउट कर रहे होते हैं ना, ये जो लोग बेसिक लेवल पे होते हैं, उन वो लोग फिर जब भी कोई टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी आती है ना उससे उन लोगों का जो काम होते हैं ना या उन लोगों की डिमांड होती है वो खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। तो इसलिए आजकल मतलब ये जो अगले 2-3 साल है, ये मतलब अच्छा मौका है कि आप लोग ये चीज़ें समझ लें कि एआई एजेंट्स वगैरह कैसे काम करते हैं, और जो सीआरएम सिस्टम्स है वो किस तरह काम करते हैं, जो SaaS होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस वो किस तरह काम करता है। क्योंकि ये चीज़ें ना अब आगे जाके बढ़ती जाएंगी, एआई भी इम्प्रूव कर रहा है, ये सॉफ्टवेयर भी इम्प्रूव कर रहे हैं। तो जब तक आप लोगों को इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना कि एक तो टेक्निकली ये चीज़ें किस तरह काम करती हैं, फिर बिजनेसेस इनको किस तरह यूज़ करते हैं, तो आप लोगों की अपनी मतलब आप समझे जो मार्केट डिमांड है या मार्केट वैल्यू है वो कम होती जाएगी। तो ये चीज़ है। ओके अभी वेब भाई, मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी पूछे। जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि हमने नोटिस किया है कि जो भी सर्विसेज बेस्ड जो बिजनेसेस हैं, जैसे कंसल्टेंसी हो गई, रियल एस्टेट वाले, ये छोटे छोटे जो बिजनेसेस होते हैं तकरीबन, तो वो ज़्यादा जीएचएल जो है ना उन बिजनेसेस में ज़्यादा फेमस है। और जो बड़े इंटरप्राइज लेवल जो कंपनीज हैं, वो मतलब कि हब स्पॉट, सेल्स फोर्स, जो दूसरे टाइप के जो सीआरएम होते हैं, उनको प्रेफर करते हैं। तो मुझे बेसिकली इनका डिफरेंस भी जानना था कि ये इनमें और इनमें क्या डिफरेंस है, और ये सर्विसेज बेस्ड में ही जो है ना जीएचएल ज्यादा फेमस क्यों है। हाँ ओके, अब हम नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं कि हम गो हाई लेवल, यही जो शाहजेब का सवाल है कि हम अपने कोर्स के लिए हमने जो अपनी इंडस्ट्री पिक की हुई है ये गो हाई लेवल क्यों पिक की हुई है। गो हाई लेवल के अलावा भी बहुत सारे सीआरएम सिस्टम्स हैं, जैसे शाहजेब ने बताया कि सेल्स फोर्स है, हब स्पॉट है,
कीप है, पोडियो है, जोहो है, और कितने सारे हैं कोई बता दे, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स है, और आई डोंट नो। HubSpot. ब्रेज है, बहुत सारे हैं। यस, तो सीआरएम सिस्टम्स ना डाइम अ डजन, मतलब आपको बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। लेकिन उसमें ना ऑब्वियसली हर, जिस तरह हर चीज होती है ना, कि उसमें होती बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन कुछ ऑप्शंस होते हैं जो समझे टॉप पे होते हैं ना। तो उसमें सीआरएम सिस्टम्स में देखे ना, तो सेल्स फोर्स, जोहो, हबस्पॉट और गो हाई लेवल ना, ये मतलब आप समझे आजकल, और माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स भी, ये आजकल समझे टॉप पे। लेकिन इनकी ना आप एक कैटेगराइजेशन कर लें, जो शाहजेब ने भी बताई है, कि जो माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स और सेल्स फोर्स है ना, ये एंटरप्राइज लेवल पे कंपनीज यूज करती हैं। ठीक है, अब वो एंटरप्राइज लेवल पे इसलिए यूज करती हैं ऑब्वियसली, क्योंकि जो उनका समझे सिस्टम आर्किटेक्चर है ना, सेल्स फोर्स और माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स का, वो बहुत ज्यादा रोबस्ट है एज कम्पेयर टू जो आप दूसरे सीआरएम सिस्टम्स देख लें, लेट्स से इवन गो हाई लेवल को कंपेयर कर लें। लेकिन एक और डिफरेंस ये है कि जो सेल्स फोर्स और माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स है ना, ये ज़्यादा डेटाबेस सीआरएम्स है, कि मतलब ये जो सीआरएम्स है, ये इंटरनल मैनेजमेंट में, इंटरनल ऑपरेशंस में ज़्यादा यूटिलाइज होते हैं एज अपोज टू जो कस्टमर आउटरीच होती है। तो जो बड़े सिस्टम्स होते हैं ना, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, क्योंकि वो आमतौर पे दूसरे बिजनेसेस को सर्व कर रही होती है, या इवन अगर कस्टमर्स वगैरह को सर्व कर रही होती है, तो कोई मतलब मेजर प्रोडक्ट वगैरह सर्व कर रही होती है, तो इनके पास ना अपना कस्टमर्स का डेटा बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली होता है, और उसको ना वो बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। तो इस वजह से ना दे प्रेफर कि हम कोई ज़्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर यूटिलाइज करें। और सेल्स फोर्स और माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स दोनों जो है मार्केट में उस लिहाज से बहुत पुराने, माइक्रोसॉफ्ट का तो आप लोगों ने सुना ही है, और सेल्स फोर्स भी जो है मतलब मार्केट में प्रीवियसली एस्टेब्लिश्ड है। उससे अगर आप कंपेयर करें ना गो हाई लेवल को, तो गो हाई लेवल सिर्फ अभी आई थिंक 2018 में आया था, तो इससे अभी 7 साल हुए हैं। और फिर एक और चीज़ ये है कि गो हाई लेवल का जो प्राइस पॉइंट है ना, वो इन दोनों से अगर आप कंपेयर करें, सेल्स फोर्स से, हबस्पॉट वगैरह से, तो उसके लिहाज से बहुत कम है। तो मतलब अगर कोई बिजनेस अपने इंडिविजुअल यूजेज के लिए यूज़ कर रहा है गो हाई लेवल, तो उससे सिर्फ $97 का पड़ता है। फिर अगर उसके कोई मल्टीपल यूज केसेस हैं, तो उससे $297 का पड़ता है। और जो है अगर वो गो हाई लेवल को वाइट लेबल करना चाह रहे हैं, अपनी ब्रांडिंग लगाना चाह रहे हैं, तो वो उसको $497 का पड़ता है। जो बाकी सॉफ्टवेयर है ना, लेट्स से सेल्स फोर्स ले लें या हबस्पॉट ले लें, इनमें अगर आप वो सारे फीचर्स लें जो लेट्स से गो हाई लेवल के हैं, तो वो आपको हज़ारों डॉलर के पड़ जाते हैं। तो इस वजह से ये होता है कि जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं या जो मीडियम बिजनेसेस होते हैं ना, वो फिर गो हाई लेवल को प्रेफरेंस देते हैं एज अपोज टू जो ज़्यादा महंगे सॉफ्टवेयर होते हैं, सेल्स फोर्स वगैरह, और हबस्पॉट ले लिया या माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स ले लिया। तो इसमें ये चीज़ हो गई। और फिर गो हाई लेवल की एक और चीज़ ये है कि शुरू में ना गो हाई लेवल एक मशहूर हो गया था एक एमएलएम स्कीम के तौर पे। आप में से किसी को पता है मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होती है, या एमएलएम क्या होता है? जी जी। एमएलएम बेसिकली एक स्कीम होती है जिसमें ना एक बंदा चीज़ खुद खरीदता है और फिर ना वो आगे बेचता है, और फिर ना जो लोग आगे उस चीज़ को खरीदते हैं वो आगे बेचते हैं, तो वो चीज़ ना उस तरह मशहूर हो जाती है। तो लोगों को लगता है यार इसमें ना ओरिजिनली चीज़ कोई है नहीं, ये बस लोगों को स्कैम करते रहते हैं ना। एक बंदे से कहते हैं यार तुम आगे बेचो, हम तुम्हें इसका इतना कमीशन देंगे, तो वो बंदा उसे आगे बेचता रहता है, तो उसका उसको कोई फायदा नहीं होता। आमतौर पे एमएलएम स्कीम्स ऐसे ही होती हैं। लेकिन ना गो हाई लेवल ने बेसिकली जो चीज इंट्रोड्यूस कराई थी ना, उन्होंने कहा था यार हमारा सीआरएम सिस्टम है, उसको ना तुम उस पर तुम अपनी ब्रांडिंग लगा दो, और वो ना तुम आगे बेचो। तो इस वजह से ना बहुत से बिजनेसेस ने इस होप्स में इसको खरीद लिया कि, ये वैसे अच्छी एग्जांपल नहीं है, लेकिन कि उसको हम, इनका जो सीआरएम है उसको हम खुद वाइट लेबल करेंगे, और फिर हम लोगों को आगे बेचेंगे। तो इस वजह से ना गो हाई लेवल, समझे जो लोग एक सॉर्ट ऑफ गेट रिच क्विक स्कीम चाह रहे थे ना, तो उन्होंने गो हाई लेवल खरीदा और आगे बेचा। और इसमें ऐसे भी लोग हैं जो मतलब सक्सेसफुल हुए हैं, कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनके हजार हजार, इवन 10-10 हज़ार कस्टमर्स हैं अपने, हालांकि बैकएंड पे उनका अपना सॉफ्टवेयर नहीं है, उन्होंने गो हाई लेवल को वाइट लेबल किया हुआ है। कुछ ऐसे जिन्होंने 500 हज़ार बेचे हुए हैं, तो उनका भी ऑब्वियसली काम चल रहा है। जिन्होंने इवन 150 बेचे हुए हैं, तो उनका भी एक ऑब्वियसली रेवेन्यू स्ट्रीम निकल रही है, कि उन्होंने खुद सॉफ्टवेयर नहीं बनाया हुआ, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को लेके उन्होंने वाइट लेबल किया हुआ है और उसको फुलफिल कर रहे हैं, तो उनका काम चल रहा है।
तो इस वजह से गो हाई लेवल ना आजकल मार्केट में, पहले भी मतलब उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी थी लेकिन अब भी बढ़ती जा रही है। और इसमें सिर्फ ये नहीं है कि उसने वाइट लेबल किया हुआ है या उसका प्राइस पॉइंट कम है। इवन अगर आप इनोवेशन के लिहाज से देखें ना, क्योंकि अब गो हाई लेवल की डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई है, तो ये लोग मुस्तकिल नई चीज़ें ला रहे हैं एज कम्पेयर टू जो आप अदर सीआरएम्स देख लेना, हबस्पॉट हो गया, जोहो हो गया, कि वो उस स्पीड पे चीज़ें नई रोल आउट कर पाते हैं जिस स्पीड पे गो हाई लेवल करता है। आप में से कितने लोगों ने क्लिक फनल्स का सुना हुआ है यार? बढ़िया, सुना, किसी ने सुना है क्लिक फनल्स क्या होता है? यस। अच्छा, क्लिक फनल्स ना एक जमाने में ना 3-4 साल पहले बहुत ज्यादा पॉपुलर होता था। मतलब जिस बंदे को फनल बनाना होता था। फनल वो होता है, एक लैंडिंग पेज होता है जो एक स्पेसिफिक चीज बेच रहा होता है और लोगों को कन्वर्ट करता है। क्लिक फनल ना बहुत ज्यादा पॉपुलर था। मतलब जिस बंदे को वेबसाइट बनानी होती थी, लैंडिंग पेज बनाना होता था, वो कहता था यार मैं क्लिक फनल का टेम्पलेट उठा लूं और उसको ना उस पे मैं अपनी वेबसाइट बना लूं और उससे आगे काम चल जाएगा। लेकिन जब गो हाई लेवल आया ना, तो इनिशियली तो एज अ सीआरएम आया, लेकिन इसने अपने जो इसका फनल्स का पोर्शन था ना, उसको इसने इतना ज्यादा वो कर दिया, व्हाट डू कॉल इट, मतलब उस तरह अच्छा बना दिया। और उसके साथ जो उसकी बाकी चीजें लिंक थी ना, कि फनल्स के साथ उसकी ऑटोमेशन भी थी, एसएमएस मार्केटिंग भी थी, ईमेल मार्केटिंग भी थी, कि बहुत सारे क्लिक फनल्स के लोगों ने ना एक मेजर शिफ्ट आया कि उन्होंने अपने जो फनल्स थे ना वो क्लिक फनल से उठा के गो हाई लेवल पे माइग्रेट कर लिया। इसी तरह आजकल हम देख रहे होते हैं कि क्योंकि हम मार्केट में लाइक जॉब्स वगैरह ढूंढ रहे होते हैं ना, तो हमें बहुत से ऐसे क्लाइंट्स मिलते हैं जो कहते हैं यार हमारा सीआरएम जो है ना वो हबस्पॉट था, लेकिन ना वो हमें एक तो महंगा पड़ रहा है, ऊपर से उसमें इतनी फीचर्स नहीं है जितनी गो हाई लेवल में। तो तुम ना हमें माइग्रेशन करके दे दो कि हबस्पॉट से हमें क्या नाम है गो हाई लेवल पे ले जाओ। और इसी तरह जो दूसरे सीआरएम्स है ना, एक्टिव कैंपेन वगैरह हो गया जो ईमेल मार्केटिंग के लिए यूज होता है, या जोहो हो गया, वो लोग भी कहते हैं यार हमें ना गो हाई लेवल पे लेके चले जाओ, क्योंकि उसके यूजेज मतलब और जो उसके फीचर्स है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो हमारा सॉफ्टवेयर है, और फिर कॉस्ट इफेक्टिव भी है। रिस्पॉन्सिवनेस भी ज्यादा दे देता है गो लेवल इन किसी ने टर्म्स अभी फॉर्म्स। कुछ और ऐड करना है तो कर दे, मैं अजान सुन रहा हूँ तो आई विल म्यूट माई सेल्फ। जाफिर तुम ऐड कर दो, शाजिब। गो लेवल के अंदर हमें ये ऑप्शंस आ जाती हैं कि हम लोग फॉर्म्स और सर्विस लगा सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं, फनल्स के अंदर यूज कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है ना लीड्स को बेटर, जैसे शाज़ेब ने बताया था कि जर्नी हमारे पास अवेलेबल होती है सीआरएम टूल्स के अंदर, तो उसके अंदर हम बेटर उनको इनटेक कर सकते हैं और उसके बाद उनकी सेल्स मेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है तो हम लोग प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस के अंदर एक फॉर्म लगा सकते हैं जिसके थ्रू हम लोग लीड्स को इनटेक कर सकते हैं सीआरएम के अंदर, और उसके बाद हम लोग उनकी क्लाइंट जर्नी थ्रू ईमेल मार्केटिंग, थ्रू थ्रू अपॉइंटमेंट्स उनको कांटेक्ट करके, और या फिर अगर बहुत ज़्यादा टेक्निकल चले जाएं तो हम लोग चैट बॉट्स एंड वॉइस बॉट्स यूज़ करके तो उनको उनकी क्लाइंट जर्नी को जो है ना वो एज पॉसिबल सक्सेसफुल जितना हो सकता है उतना कर कर लेते हैं और मैक्सिमम सेल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वजह से बिजनेसेस के लिए जो है वो गो लेवल इज अ वेरी यू कैन से गुड वे टू, कन्वीनियंट। यस, कन्वीनियंट, यू कैन से। सर इसके अंदर जो लैंडिंग पेजेस बनते हैं क्या वर्डप्रेस में बनते हैं या इसका अपना कोई बिल्डर होता है? इसमें हमें जो है ना वो लैंडिंग पेजेस भी की ऑप्शंस भी आ जाती है फनल्स के अंदर। इसके अंदर हमें ईमेल टेम्पलेट्स भी इसके अंदर बन जाती हैं, फॉर्म्स भी इसके अंदर बन जाते हैं, सर्वे सब कुछ इसके अंदर बन जाता है। तो इस वजह से हमें जो है ना वो ज़्यादा ज़्यादा ऑप्शंस इसके अंदर मिल जाती हैं। अच्छा, इसमें मैं ना थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि ये जो आपने बात की है वर्डप्रेस की, गो हाई लेवल में हम लैंडिंग पेजेस और फनल्स और वेबसाइट्स वगैरह बना सकते हैं। लेकिन गो हाई लेवल ने ये फैसिलिटी भी दी हुई है कि आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट जो है ना वो भी यहाँ पर गो हाई लेवल पे माइग्रेट कर सकते हो। इवन डैट जो है मतलब इन्होंने वर्डप्रेस के लिए होस्टिंग प्रोवाइड की हुई है। और फिर जब वो आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट यहाँ पर इंटीग्रेट हो जाएगी, माइग्रेट हो जाएगी, तो आप उसको अपने सीआरएम के साथ जैसे मर्जी यूज कर सकते हो।
लेकिन वो वर्डप्रेस जो होता है ना, वो इनका पेड फीचर है। जैसे आप होस्टिंग परचेज करते हैं तो उसके पैसे लगते हैं, तो इसी तरह वर्डप्रेस की भी होस्टिंग अगर इनकी आपने परचेज करनी है तो फिर उसके जो है कुछ डॉलर्स अमाउंट है जो मंथली वो लेते हैं आपसे। उसके अलावा हमें काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेशंस जो हैं वो गो लेवल के अंदर मिल जाती हैं। जैसे हमें कैलेंडर्स अटैच करनी है, हमने डिफरेंट फ़ोन नंबर्स के लिए जो टूल्स हैं हमारे पास, ट्विलियो हो गया, ये सब कुछ अटैच करना है, तो इसके लिए हमें डिफरेंट इंटीग्रेशंस मिल जाती हैं। जूम की इंटीग्रेशन मिल जाती है, जिस अ, जिसके थ्रू जो है ना वो हम लोग काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इजी हो जाता है बिजनेस के जो इस तरह के टास्क हैं वो मैनेज करना। जफीर भाई, आई हैड अ क्वेश्चन। जी जी बताइएगा कि जैसे कि आपने बताया कि एआई बॉट्स वगैरह बनते हैं, तो हम्म, एआई बॉट से हम लोग कैसे डायरेक्टली कोल्ड कॉलिंग करवा सकते हैं? लाइक अगर फॉर एग्जांपल कोई कॉल सेंटर का बिजनेस है या कोई कॉलिंग सेटअप है जो कि किसी भी मुल्क में कॉलिंग करता है, कोई बॉट है या कोई ह्यूमन बीइंग है, तो अगर कोई बॉट से सर्विस लेगा तो वो कैसे चैट बॉट को इंटीग्रेट करेगा सिस्टम में, या चैट बॉट कैसे डिजाइन करेगा, या उसे कैसे स्क्रिप्टिंग बताएगा, या कुछ मतलब स्पेसिफिक कोई चीज आप कोई बता हम्म, सकते हैं रेलिवेंट? बिल्कुल। उसके अंदर हमारे पास देखो ये ऑप्शन होती है कोल्ड कॉलिंग। बेसिकली ये होता है कि आप फर्स्ट टाइम क्लाइंट्स को रीच आउट कर रहे हो, वो कोई वार्म लीड नहीं है, उनके साथ आपने कभी कोई कांटेक्ट नहीं किया, आप उनको फर्स्ट टाइम रीच आउट कर रहे हो। उस सेंस के अंदर हम लोग एआई को ये प्रॉम्प्ट कर सकते हैं कि तुमने जाना है, क्लाइंट को रीच आउट करना है, इन अ सेंस के हम अपने बिजनेस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उनको। और उसके लिए हम लोग बेसिकली जो है ना वो हमारे पास जो लीड्स हैं वो हमारे पास कोल्ड कॉलिंग के अंदर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के अंदर से आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल हर बिजनेस के लिए डिफरेंट होता है। कुछ बिजनेसेस अपोलो एम्पल मार्केट के थ्रू लीड्स जनरेट करके उसको सीआरएम पर अपलोड करते हैं और चैटबॉट्स यूज करते हैं उनको कोल्ड कॉल मैसेजेस और वॉइस कॉलिंग के लिए। और कुछ लोग ऑटोमेटेड मैसेजेस भेज देते हैं जिसके रिस्पॉन्स पे वो चाहते हैं कि उनका एआई उनकी कन्वर्सेशन कंटिन्यू करे। तो देर आर मतलब अ लॉट ऑफ वेज वी कैन यूज एआई फॉर कोल्ड कॉलिंग, बट मोस्टली एआई इज फॉर वार्म लीड्स, कि आपने कैसे अपने क्लाइंट्स को टैकल करना है, उनको उनको क्या बात, उनको क्या अपने बिजनेस के बारे में बताना है और सेल्स क्रिएट करनी है। ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच। Alright, तो मूविंग ऑन, ये एक को हाई लेवल का डैशबोर्ड है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा, मतलब ये अकाउंट है, वैसे डैशबोर्ड तो नहीं है। इसमें दे हैव ऑल दीज फीचर्स, डैशबोर्ड, कॉन्वर्जेशंस, कैलेंडर्स, कॉन्टैक्ट्स, बाद में लोड हो जाएंगे, देख लेना। फिर और फिर ये इनके एआई एजेंट्स आ जाते हैं, एआई चैटबॉट, एआई वॉइस एजेंट्स वगैरह। फिर इनके मार्केटिंग के जो इनके ईमेल मार्केटिंग है, या आपने इनके साथ सोशल मीडिया इंटीग्रेट करना है, सोशल प्लानर आ जाता है। फिर मेन चीज़ जो ये होती है कि इसकी जो ऑटोमेशन और वर्कफ्लोज होते हैं, कि आप ऐसे ऑटोमेशन सीक्वेंसेस बना सकते हैं जिससे आपके बिजनेस वाकई में ऑटोमेट हो जाए। कि इधर जैसे बने हुए ना, कि अगर किसी ने हमारे वेबसाइट पे डेमो के लिए साइन अप किया है, तो और उसने हमारी सर्विस नहीं ली, तो उसको हम फॉलो अप ईमेल्स ऑटोमेटिकली भेज देते हैं कि यार हाँ, हमारी सर्विस में लेट से ये चीज़ है, तो अगर तुम्हें चाहिए तो बताओ, ये वट एवर, जिस तरह भी आप उसका ऑब्वियसली कंटेंट डिज़ाइन करना चाहें। फिर इस तरह ये वो लोग हैं जिनको हम खुद क्वालिफाई कर देते कि हाँ यार, इन्होंने हमारी सर्विस ले ली है और हम इनको सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो उनके साथ फिर जो मतलब कम्युनिकेशन सीक्वेंस होगा वो इस तरह चलेगा। और फिर हम मतलब इंटरनल नोटिफिकेशंस, लेट से कोई मतलब हमारा कोई भी लीड आती है ना, तो हम मुझे ईमेल आ जाती है यार कि ये बंदा जो है, आप इसने आपकी वेबसाइट, ये तो टेस्ट लीड है, लेकिन ये आ जाता है कि यार ये बंदा है, इसका नाम ये है, इसका फ़ोन नंबर ये, ईमेल ये है, इसने अपनी वेबसाइट प्रोवाइड की हुई है, इसका यूज़ केस ये है, इंडस्ट्री ये है, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, तो ये जो सारी गो हाई लेवल की चीज़ें हैं ना, और फिर ये जिसने किसी ने पूछा था फनल्स और वेबसाइट्स, इसके फनल्स वेबसाइट्स वगैरह सारे अपने हैं। अभी ये वेबिनार्स जो है, जैसे वेबिनार जैम, या किसी ने स्ट्रीम यार्ड वगैरह देखा हो, वो फीचर्स भी इंटीग्रेट कर रहा है। फिर ई कॉमर्स स्टोर्स भी इंटीग्रेट कर रहा है। ऑब्वियसली अभी ये वाली चीज़ें उस लेवल पे नहीं है जितना आपको समझे कोई एक स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर है, लेकिन क्योंकि ये एक ऑल इन वन टूल है ना, तो बिजनेसेस कन्वर्ट करते हैं, मतलब बिजनेसेस अपने पिछले सॉफ्टवेयर को छोड़ के इस पे आते हैं। इसी तरह इधर एक मेंबरशिप पोर्टल है, अगर किसी ने school.com का सुना है, या फेसबुक कम्युनिटीज होती है ना उस तरह, तो इस पे आप अपनी कम्युनिटी वगैरह बना सकते हैं। उसमें आप उनको
कुछ कोई चीज़ बेचनी हो या कोई चीज़ सिखानी हो तो उसका आप कोर्स वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर आपको अपना अगर रेटिंग वगैरह, बिजनेस रेपुटेशन, गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जो आपकी रेटिंग्स है या फेसबुक पेज पे आपकी रेटिंग्स है, उसको आप ऑटोमेट कर सकते हैं। फिर आपने अपनी कॉल की रिपोर्टिंग देखनी है, अपने एड्स की रिपोर्टिंग देखनी है, अपने एआई एजेंट की रिपोर्टिंग देखनी है, अपने अपॉइंटमेंट की रिपोर्टिंग देखनी है, वो देख सकते हैं, फलाना ढिमकाना। तो ये सारी वजूहात हैं, और बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग मार्केट डिमांड, कि मतलब इन सारी चीज़ों को देख के लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा गो हाई लेवल को अडॉप्ट कर रहे हैं। इस वजह से हमने इसको पिक किया है कि ये एक एज ए सीआरएम भी चलता है, और इसमें एआई एजेंट्स वगैरह भी हैं जो आप बिजनेस को यूटिलाइज करके दे सकते हैं, कि बिजनेस को अब जो है चैटबॉट के लिए कोई अलग सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ करना पड़ता, या वॉइस के लिए नहीं यूज़ करना पड़ता। हाँ, ये होता है कि अगर बिजनेस को कोई एक चीज़ स्पेसिफिकली चाहिए हो और उसे क्वालिटी किसी चीज़ की ज़्यादा बेहतर पसंद आ रही हो, तो वो दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा। जैसे वेबसाइट्स के लिए अगर किसी को कोई कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट वगैरह चाहिए होगी, तो हो सकता है वो कोई नेक्स्ट जेएस वगैरह पे डिज़ाइन कर ले, और फिर सिर्फ जो है फॉर्म जो वेबसाइट पे है उसे गो हाई लेवल के साथ इंटीग्रेट कर ले। तो इस तरह लोग एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक ऑल इन वन टूल है, तो इसकी जो है जो लोगों की अडॉप्शन है वो बढ़ती जा रही है। तो इस वजह से इसको हम मतलब सिखा रहे हैं, और मेन मकसद इस कोर्स का ये है कि मतलब हमारी अपनी एजेंसी है, इसमें हमारा तकरीबन अब 60 लोग हैं। हमें मसला ये होता है कि हमारे पास क्लाइंट्स आ रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास उस लेवल पे ट्रेंड बंदे नहीं होते, या मतलब मार्केट पे हम बंदा उठा के फौरन ट्रेन नहीं कर सकते कि हम उस क्लाइंट का काम लेके उसको डिलीवर कर सके। और फिर इसके लिए मैंने पहले तो बहुत कोशिश की कि लिंक्डइन से बंदे हायर करूँ। मैंने बहुत सारे लोग लिंक्डइन से हायर किए हुए, फेसबुक ग्रुप से हायर किए हुए, अपने रेफरल से हायर किए हुए। लेकिन एक पॉइंट मतलब उस पे मैं एक कंक्लूजन पे पहुंचा कि जितनी डिमांड है ना, उसको हम रॉ टैलेंट से फुलफिल नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमने ये कोर्स बनाया। तो खैर एनीवेज, ओके, इसमें 2-3 और चीज़ें थी समझने की। वो मेनली ना गो हाई लेवल से रिलेटेड है, वो जनरल सक्सेस से रिलेटेड है, कि किसी भी चीज़ में आप काम कर रहे हो ना, तो उसकी आपको डायनामिक समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कि लेट्स से आप इवन इस कम्युनिटी में, या कुछ लोग मुझे रीच आउट करते हैं, तो अब आप किसी ऐसे बंदे को रीच आउट कर रहे हैं ना जिसके पास खुद काम ज़्यादा है और उसे मतलब चीज़ें आती हैं, तो आप उससे ये कोई आप मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चंस नहीं पूछोगे कि यार मुझे बता दो ईमेल मार्केटिंग कैसे करते हैं। मैं कहूँगा यार जाके यूट्यूब के वीडियो देखो। हाँ, अगर तुम मुझसे ये पूछते हो कि मेरे ईमेल मार्केटिंग में इस चीज़ का मसला आ रहा है, तो मैं फिर बता सकता हूँ इस मसले को ऐसे हल करो। इसी तरह आप जब किसी क्लाइंट के साथ जा रहे होते हो ना, या कस्टमर के साथ मीटिंग कर रहे होते हो, तो आपको उसकी जो उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है ना, उसे समझने की ज़रूरत है कि यार क्या ये बंदा टेक्निकल है और टेक्निकल लेवल पे चीज़ें चाह रहे हैं, कि ये बंदा जो है बिजनेस को ओवरऑल लेवल पे देखता है। तो इससे मैं सिर्फ मोटी मोटी बातें करूँ कि यार मैं तुम्हें इस तरह फैसिलिटेट कर सकता हूँ, ये सॉफ्टवेयर तुम्हें इस तरह फैसिलिटेट कर सकता है, और फिर बात को आगे लेके चलूँ कि इसको मैं बताऊंगा हाँ यार वर्कफ्लोज में जो है वेबहुक्स होते हैं, वेबहुक्स डेटा इस तरह भेजते हैं, तो इससे उससे कोई सरोकार नहीं है। तो कोई भी आप किसी बंदे से आप कॉन्वर्जेशन कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, उसमें आपको ना चीज़ों की डायनामिक्स समझना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह किसी चीज़ पे आप काम कर रहे हैं ना, तो उसकी भी आपको मार्केट डायनामिक्स समझना बहुत ज़रूरी है। कि अभी मैंने आपको गो हाई लेवल की जो पिछली सारी तफसील बताई ना, वो एक मार्केट डायनामिक्स के पर्सपेक्टिव में बताई कि गो हाई लेवल किधर स्टैंड करता है, और इसी वजह से फिर बता रहे हैं कि यार आप गो हाई लेवल सीखें तो आपको ये फायदा होगा। अगर कोई बंदा कोई ऐसी चीज सीख लेता है जो मतलब अभी कोई बंदा जाके अगर वो सीखे कि एसएमएस मार्केटिंग कैसे होती है, तो ज्यादा चांसेस ये है कि वो बंदा वेले ही बैठा रहेगा। हो सकता है कि अगर वो बहुत अच्छी एसएमएस मार्केटिंग सीख ले, या उसकी किस्मत बहुत अच्छी हो, अल्लाह ताला से दुआएं कर रहा हो, तो हो सकता है उसे कोई कस्टमर वगैरह मिल भी जाए। लेकिन ये नहीं है कि उसका स्किल सेट इतना डेवलप्ड है कि यार वो कहीं भी जाएगा ना, तो लोग कहेंगे हाँ यार इस बंदे की हमें ज़रूरत है। तो अगर आप बिजनेस ऑटोमेशन और बिजनेस फ्लो वगैरह सीख जाए ना, और आप सीख जाए कि इनमें कौन कौन से टूल्स किस किस तरह इस्तेमाल हो सकते हैं, तो आपकी डिमांड हर जगह होगी। मतलब आपको ये नहीं देखना होगा यार मैं लोकली काम करूँ, मैं इंटरनेशनली काम करूँ, या मुझे इस एरिया में काम करने की ज़रूरत है, या इस नीश में काम करने की ज़रूरत है। हाँ, जब आप शुरू में स्टार्ट कर रहे होते हैं तो आप नीश डाउन कर लेते हैं कि यार लेट्स से
मुझे ये इंडस्ट्री पसंद आ गई है, कि रियल स्टेट की इंडस्ट्री पसंद आ गई है, या सोलर पैनल्स बेचने की इंडस्ट्री पसंद आ गई है, या मेडिकल क्लिनिक्स पसंद आ गए, तो इसमें मैं स्पेशलाइज कर लेता हूँ और फिर मैं इसी तरह के और क्लाइंट्स पकड़ता हूँ ताकि मैं उनको बेस्ट जो है एडवाइस दे सकूँ, बेस्ट कंसल्टेंसी दे सकूँ। लेकिन आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यार मैं खुद किधर स्टैंड करता हूँ, जिस चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ वो किधर स्टैंड करती है, और फिर चीज़ें किस तरफ मूव कर रही हैं। कि मतलब जो चीज़ें मार्केट में नहीं आ रही ना, उनको जितना लोग जल्दी अडॉप्ट करते हैं उतना उन चीज़ों का फायदा होता है। लेकिन आमतौर पे ये होता है कि लोग जो है जिस चीज़ को सीख रहे होते हैं ना, उसमें इतना आई गेस हेड डाउन हो जाते हैं कि वो इधर उधर की चीज़ें नहीं समझ रहे होते, और फिर वो कह रहे होते हैं यार कि हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। तो ये वाली चीज़ें भी समझने की ज़रूरत है। अब इवन जब आप किसी मार्केट प्लेस पे जाते हैं ना, तो अपवर्क की डायनामिक्स अलग है, फाइवर की डायनामिक्स अलग है, लिंक्डइन पे आप रीच आउट कर रहे हैं उसकी डायनामिक्स अलग है, आप एड्स चला रहे हैं एड्स की डायनामिक्स अलग है। कि यार हमें पता है कि अगर हम लेट से अपनी एग्जांपल ही दे देते हैं कि कोर्स बेच रहे हैं ना, अगर हम कोर्स बेचेंगे तो हमें पता है यार हमारा इतना कन्वर्जन आएगा। उसमें अगर लेट से हम कोई रेफरल सिस्टम लगाते हैं ना, तो हमें पता है यार रेफरल से हो सकता है हमें जो है स्टूडेंट ज़्यादा मिले, या वो बंदे ज़्यादा मिले जिन्हें हमें आगे तैयार करके यूटिलाइज करना है। उसमें फिर ऑब्वियसली बंदे की अपनी अपनी डिमांड होती है कि हम चाह रहे थे हमें एक क्वालिटी मतलब मिले लोगों की, उसको फिर हम आगे लेके जाएं। तो उसमें आप चीज़ों को फिर फिल्टर डाउन कर लेते हैं। इसी तरह जो अभी हमने वेबिनार रखा है ना, वेबिनार हमने इसलिए नहीं रखा कि मतलब वेबिनार से लोगों को हम कोर्स मिलाएं, और कोर्स हमारा सॉर्ट ऑफ जो बैच की जितनी इनरोलमेंट थी ना वो कंप्लीट हो गई है, और इससे हम आगे जो है उसे सिखाना शुरू कर देंगे। लेकिन वेबिनार का फायदा ये होता है कि ओवरऑल लोगों के अंदर अवेयरनेस फैले, कि मतलब जितनी मार्केट है ना गो हाई लेवल की, उसमें हम चाह रहे हैं कि यार हमारे अलावा भी लोग इस चीज़ को सिखाएं। जैसे खुर्रम शहजाद है, वो भी मेरे ख्याल से गो हाई लेवल सिखाते हैं। इसके अलावा भी जितनी मतलब एजेंसीज वगैरह है ना जो गो हाई लेवल पे काम करती है, हम हमारी उनसे मतलब हमें पता है यार ये लोग भी इस स्पेस में काम करते हैं। तो अगर ये कोई बंदा लेट से इन्होंने कोई बंदा हायर किया है, उसे इन्होंने कोई 4 5 6 महीने ट्रेन किया है, तो हो सकता है वो बंदा अच्छा ट्रेन हो गया हो। तो इस तरह की ना चीज़ों की डायनामिक समझना बहुत ज़रूरी होता है, कि अगर आप अपने आप को आगे लेके जाना चाह रहे हैं, या आप अपने आप को उस तरह रेडी करना चाह रहे हैं कि सिचुएशन जिस तरह भी चेंज हो ना, मुझे कोई मतलब उससे इतना मसला ना हो। तो ये एक चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। उसके अलावा एक चीज़ कम्युनिकेशन है। कोई भी आप चीज़ सीख रहे हैं ना, जब तक आपकी रिटन कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी, और आपकी अगेन कॉन्वर्जेशन को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी अच्छी नहीं होगी, तो आप सक्सीड नहीं कर सकते। मतलब सिर्फ टेक्निकल स्किल्स के साथ या इवन बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के साथ आप सक्सीड नहीं कर सकते जब तक आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, आपकी नेगोशिएशन अच्छी नहीं है। तो ये वाली जो सॉफ्ट स्किल्स है ना, इस पे भी आप अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं कि यार मेरी रिटन कम्युनिकेशन कितनी है, मेरी वर्बल कम्युनिकेशन कितनी है। फिर जब मैं बात कर रहा होता हूँ तो क्या दूसरे बंदे को समझ आ रही होती है, नहीं आ रही होती। कुछ लोग होते हैं जो अंग्रेजी वगैरह बोलते बहुत अच्छा है, लेकिन मुस्तकिल बोलते रहते हैं, तो बंदे को समझ नहीं आती यार कहना क्या चाह रहे हो ना। तो इस तरह की भी जो आपकी सॉफ्ट स्किल्स है ना, इसके ऊपर भी आप लोगों को काम करना है। कि अगर आप लोग चाहते हैं कि ओवरऑल हम ऑनलाइन उसमें सक्सेसफुल हो, या कम्युनिकेशन की जगह हर जगह होती है, तो मतलब आप अपने घर में भी जो चीज़ें के साथ डील करें, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो उधर भी मसले होंगे। अगर आप ऑफिस में लोकली डील करें तब भी मसले होंगे। तो कम्युनिकेशन एक नेसेसरी चीज़ है जिसको आपको कम से कम बेसिक लेवल पे ला के ना ठीक करना है। और इसमें फिर आपकी ये भी आ जाती है कि एक तो होता है कि लेट से इंग्लिश की ग्रामर वगैरह कैसी है, आप बोल रहे हैं तो उर्दू कैसी है, या आप लिखते कैसे हैं। एक और चीज़ ये आ जाती है कि यार आप जब बोल रहे होते हैं तो दूसरे बंदे को कम से कम ये तो नहीं कहना पड़ता यार दोबारा बोल दो आवाज़ नहीं आ रही। तो इन चीज़ों पे भी आपको अपने आप को एनालाइज करके काम करने की ज़रूरत है। उसके अलावा क्या था यार, इसे ख़त्म करते हैं। हाँ, और आखिरी चीज़ ये है कि यार चीज़ें आप सीख जाते हैं, ठीक है। जो चीज़ें हम अभी लेट से हमारे कोर्स के वीडियो लेक्चर्स में ना, वो वीडियो लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, या जो हम अपवर्क की चीज़ें सिखा रहे होते हैं वो चीज़ें आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। मतलब हमने खुद जो है लोगों की लिंक्डइन प्रोफाइल्स वगैरह शेयर की होती है कि यार इनकी पोस्ट आके पढ़ो, इन्होंने इस चीज़ के ऊपर ना बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, या इन्होंने बहुत अच्छी गाइड बनाई हुई है कि यार अगर अपवर्क पे सक्सेसफुल होना है तो ऐसे होना है, गो हाई लेवल को यूटिलाइज करना है तो ऐसे करना है, एआई एजेंट्स की ऑटोमेशन बनानी है तो ऐसे बनानी है। मसला ये होता है लोग ना
एग्जीक्यूट नहीं करते, ये कंसिस्टेंट नहीं होते। वो चीज़ उनको पता चल जाती है लेकिन उसको ना अप्लाई करते हैं ना उस चीज़ पे कंसिस्टेंट होते हैं। 2 दिन काम करते हैं, कहते हैं यार काम नहीं हुआ, चलो छुट्टी करो। तो जब तक आप किसी चीज़ में कंसिस्टेंट नहीं होंगे या आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे या आप बस ठंड प्रोग्राम बनाएंगे कि हाँ यार अभी मेरे शायद पता नहीं चचा मामू वगैरह आए हुए घर पे, तो वो जब चले जाएंगे हफ्ते बाद तो फिर मैं काम शुरू करूंगा, या फिर कोई भी आपकी जो छोटी छोटी चीजें आती रहती है। तो जिंदगी में तो चीजें आती रहेंगी, अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना तो आपकी जो सक्सेस रेट है ना वो हमेशा नीचे रहेगा। तो इसमें आपको चाहिए कि अपनी जो ये वाली चीजें हैं ना इन पे भी गौर करें, और जो नॉलेज मिल जाता है ना उसकी कोशिश करें कि उसे मुस्तकिल अप्लाई करते रहें। ओके यार, मुझे जाना है इसलिए मैं जल्दी से आखिरी चीज ये बता रहा हूँ यार, जो इधर तक चीजें थी उम्मीद है वो समझ आ गई होंगी। अब जो कोर्स में हम प्रोवाइड करते हैं ना, कोर्स में हम वीडियो लेक्चर्स तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वीडियो लेक्चर्स के जैसे मैंने बताया ना कि आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, आपको कहीं और भी मिल जाएंगे। जो मेन हम चीज प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना वो एक तो हमारी एक्सरसाइजेज होती है कि हम आपको गो हाई लेवल का एक्सेस दे रहे होते हैं जिन लोगों के पास गो हाई लेवल का एक्सेस नहीं है। उसके बाद ना हमने असाइनमेंट्स डिजाइन किए हुए कि जो चीज़ आप सीख रहे हैं ना उसको आप प्रॉपरली अप्लाई कर सकें। तो मतलब हम ऐसे असाइनमेंट्स देते हैं जिसमें आपको सोचना भी पड़े, आप वो चीज़ बना भी रहे हो, और फिर हम कहते हैं इसकी सबमिशन करनी है ना तो इसके लिए आप लूम बना के दो, कि इसकी रिकॉर्डिंग बना के दो जिसमें आप हमें वॉक थ्रू दे रहे हो, यार मैंने ये चीज़ बनाई है और ये चीज़ ऐसे काम करती है, ताकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स वगैरह भी इम्प्रूव हो। और फिर हम आपको जो लोग मतलब थोड़े ज़्यादा अच्छे चल रहे होते हैं उनको हम कोई रियल लाइफ सिनेरियोज भी दे देते हैं काम वगैरह करने की। और तीसरी चीज़ कम्युनिटी होती है कि आपको कोई आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो उसको अगर आप चाहें कि एक्सपर्ट्स वगैरह आंसर करें तो वो लोग आंसर कर देते हैं। और एक चीज़, लास्ट चीज़ जो मैंने पहले ही बताई थी कि इस कोर्स से मेन मकसद हमारा यही होता है कि हम अपनी एजेंसी के लिए हायरिंग कर लें। ये कोर्स का तीसरा बैच है। तो पहले बैच में हमने मेरे ख्याल से 4 बंदे हायर किए थे, दूसरे में 3 बंदे हायर किए। और ये ना ये नहीं होता कि हमने लिमिट लगाई होती है यार कि 3 बंदे ही हायर करने, 4 बंदे ही हायर करने। वो 3-4 बंदे ही होते हैं जो हमें लगता है यार उस क्वालिटी पे हैं कि जिनको हम आगे मजीद ट्रेन कर सकते हैं तो हमें फायदा होगा। अगर हमें उस क्वालिटी के लोग नहीं मिलते, या लोग होते हैं उस क्वालिटी के लेकिन उनकी ऑब्वियसली दूसरी कमिटमेंट्स होती हैं, तो उनको हम नहीं रीच आउट करते। और जो लोग उस क्वालिटी पे आते हैं और जो लोग अवेलेबल होते हैं तो उनको हम रख लेते हैं ताकि हम उनको आगे ट्रेन कर सकें। तो बस यही है, इसमें कोई सवाल है तो उसके जवाब कोई और जाफिर तुम दे दो, मैं निकलता हूँ। ओके, शाहरुख तुम दे देना। हाँ, हम नाइस नो फायरिंग भी करते हैं। ओके। नाइस। जी यासीन आप कुछ कहने लगे थे? जी मैं पूछ रहा था कि मतलब ये कोर्स जब आप लोग वीडियो अपलोड करेंगे तो तकरीबन कितना टाइम लगेगा, मतलब कितने मंथ्स लेगा ये कोर्स? एक मंथ का कोर्स होगा। अच्छा इसमें अच्छा। वीडियोस अपलोड होंगी, फिर यह है कि 2-3 वीडियोस अपलोड होंगी, फिर उनसे रिलेटेड लाइव सेशन हो जाएगा। तो ठीक। इस तरह होगा, बाकी असाइनमेंट्स वगैरह साथ साथ चलती रहेंगी। तो मैं यही कहूँगा सब साथ साथ करते रहें। इस पे ना मतलब देखा जाए हम कोई उस तरह तो नहीं कर रहे कि आपको एक ही चीज़ पूछनी है, आपकी असाइनमेंट नहीं आई वगैरह वगैरह, इस तरह तो नहीं हम करेंगे। बाकी आप लोग की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप उसको टाइम से जमा कराएं, ताकि उसको हम टाइम से चेक करके उसको आपको रिव्यू अपनी तरफ से रिव्यू भी दे दें। क्योंकि एक दफ़ा आपने अगर स्लैकिंग शुरू कर दी ना, आप कहते हैं यार चलो कोई नहीं, लेक्चर अपलोड ही है ना, वीकेंड पे देख लूंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, तो ये साइकिल चलता रहता है। तो लास्ट टाइम भी कोर्स में हमने बल्कि दोनों दफ़ा ये देखा कि लोगों के पास कोर्स एक्सेस होता था लेकिन लोग देखते ही नहीं थे, सिर्फ उनमें एक आ जाती थी यार चलो देख लेंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप साथ ही, जैसे ही आप मतलब फॉरन विद इन 1 डे देख लें। और ठीक मतलब है। ये सब लोग बहुत क्लोजली एनालाइज हो रहे होंगे तो इसलिए ध्यान से करें सर। हेलो। नाइस। ये वीडियोस वाला सेशन जो है जस्ट उन्हीं पर्सन्स के लिए जो कोर्स में एनरोल्ड हैं, या जिन्होंने आज वेबिनार अटेंड किया उनके लिए भी वीडियोस वाला सेशन होगा? नहीं, वीडियोस तो वो जो कोर्स की वीडियोस की बात कर रहे हैं ना, ओके सेमिनार तो ये मेरा ख्याल से सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा था, वो तो मेरे ख्याल से फिर हम यूट्यूब पे लगा देंगे। ठीक है। ओके ओके ठीक है। और ये मैं पूछ सकता हूँ कि क्या प्राइसिंग है आपकी इसकी कोर्स ज्वाइन करने की? कोर्स की फिलहाल तो इनरोलमेंट अब क्लोज हो चुकी है क्योंकि स्लॉट्स सारी कंप्लीट है। ओके बल्कि 1-2 बंदे ऊपर भी हो गए। उसकी प्राइसिंग थी
1 अक्टूबर से पहले पहले 10,000 थी, उसके बाद 20,000, मतलब वो अर्ली बर्ड डिस्काउंट था ना। तो ठीक है। लेकिन अब वो अभी तो फिलहाल तो खैर स्लॉट्स ही खत्म हो गई। अब नेक्स्ट बैच इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मिड टू लेट नवंबर के दरमियान, प्रोबब्ली 17 नवंबर या इस तरह कुछ करेंगे। श्योर श्योर, थैंक यू। अगर आपने वेबिनार इनरोल किया ना तो आपको उसकी भी ईमेल आएगी जब नई कोर्स की एक्टिविटी शुरू होगी ना, श्योर तो उस वक्त फिर आपको ईमेल रिसीव हो जाएगी इंशाल्लाह। जी, ठीक है, थैंक यू। और किसी का कोई सवाल, कोई आज जो डिस्कशन हुई उससे रिलेटेड, या कुछ ऐड हेलो, करना अस्सलाम वालेकुम चाहे? सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर वो हमें एक्सेस कब मिलेगा जीएचएल का? आज ही मिल जाएगा इंशाल्लाह। चलो आज वो ठीक है आपकी सर, ईमेल पे ही इंशाल्लाह आएगा वो बाय द फिर वे, प्रैक्टिस एक्सेस। शुरू कर देंगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसको एक्सेस मिलता जाए ना, वो इंतज़ार ना कर। मैं तो कहता हूँ वीडियोस भी आज ही इंशाल्लाह, 1-2 वीडियोस तो आज अपलोड हो जाएंगी। आ, तो मेनली कहने का मकसद ये है कि वो अपने तौर पे भी ना यूट्यूब वगैरह पे जो कोई लेवल की वीडियोस वगैरह देख सकता है, वो भी देखना शुरू कर दे, क्योंकि मेन बात ये कि आपके पास प्लेटफॉर्म एक्सेस है, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। मसला यही आता है कि आप वीडियो देखते हैं तो आपको, मतलब जो तो आपने हाथ से काम ना किया आपको सही तरह याद भी नहीं होता। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप इवन इन वीडियोस का भी इंतज़ार ना करें। आपको जैसे ही प्लेटफॉर्म एक्सेस मिले आप यूट्यूब पे जाएं और अपने तौर पे भी साथ साथ सीखना शुरू कर दें। ये वीडियोस तो ऑब्वियसली सिखाएंगे, इसके अलावा भी सीख लें। सर कैन समवन विथ योर, ये मोहम्मद यूसुफ आलम साहब ने पूछा, सर कैन समवन विथ योर कोर्स बट जीएचएल कमांड, विदाउट योर कोर्स बट जीएचएल कमांड कैन अप्लाई इन योर कंपनी फॉर जॉब? जी, अगर आपको जीएचएल ऑलरेडी आता है, आप एक एक्सपर्ट हैं, और एक्सपर्ट मतलब एक्सपर्ट है एक्चुअली, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाएं ghlsuccesspart.com, वहाँ पे आई एम अ प्रो वाला सेक्शन अलग है, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जीएचएल अकाउंट की एक्सेस कब मिलेगी? आज ही इंशाल्लाह मिल जाएगी। वो आप ग्रुप में सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो गए होंगे ना, जो नहीं हुए वो चेक करें, उनको व्हाट्सएप ग्रुप का इनवाइट आया होगा। जो कोर्स का ग्रुप है, एक तो कम्युनिटी ग्रुप है उसमें तो सारे ही ऐड हो गए होंगे, और जो कोर्स का ग्रुप है तो उसका इनवाइट आया होगा, तो वो फिर वहाँ से आ जाए। जिसको नहीं आया फिर भी मेंशन कर दे, बता दे कि उसको नहीं आया, ताकि वो ऐड हो जाए। हाँ ये सही है। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि आप नेक्स्ट सेशन जो स्टार्ट करेंगे तो वो डेली जूम मीटिंग हुआ करेगी, यानी कि जो हम चीज़ करेंगे, जो हम काम करेंगे गो हाई लेवल पे, तो वो आपको डेली असाइनमेंट वर्क में दिखाना पड़ेगा, या वीडियोस के थ्रू ही हमने करके वीकली रिपोर्ट देनी होगी आपको? इस तरह है कि 2-3 रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, सही है। उसके बाद एक लाइव हम्म सेशन होगा, उसके बाद फिर अगेन एक तो रिकॉर्डेड सेशन, और फिर एक लाइव हम्म। सेशन, मतलब अराउंड 1 वीक में 2 लाइव सेशंस होंगे, सही है। अच्छा, और सही सही। असाइनमेंट साथ साथ दी जा रही होंगी, और असाइनमेंट की डेडलाइन आपको साथ साथ बताई जा रही होगी कि इस कोर्स में आपने ये पढ़ा तो उसकी ये असाइनमेंट है, उसकी ये सबमिशन हम्म। है, सही है। शुरू में अच्छा तो असाइनमेंट ज्यादा आप ना, होंगी, बाद में कम हो जाएंगी, हम्म, इस तरह। सही सही। अच्छा तो आप कंप्लीट जो ये सैप सेटअप है ये भी टोटली सिखाएंगे साथ? क्योंकि क्या चीज? मुझे हाउ नो है जीएचएल की, जी। बेसिक है लेकिन एक्सपर्ट लेवल की नहीं है। जो इस चीज को मैं अच्छा। पॉलिश करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ एक बार मैं फिजिकली या रिमोटली किसी के साथ ना असाइनमेंट वर्क की टाइप काम कर लूँ, उसके हम्म। बाद फिर जाके ना मैं इस चीज को इम्प्लीमेंट करूँ। क्योंकि वीडियो से तो बंदा देख लेता है, कर लेता है, ठीक है, समझ भी आ जाती है, हाउ ना हो जाती है। अब मैंने ना फनल्स बनाई हुई है, मेरे पास एक्सेस है अपनी, मैंने फनल्स बनाई हैं, वेबसाइट्स बनाई हैं, लेकिन मेन जो चीज़ है ना, वो मुझे मसला आता है वर्कफ्लोज पे, पाइपलाइन पे, मेन जो चीज़ें हैं। और मैं यही चाह रहा हूँ कि इस चीज़ को मैं आगे ना पॉलिश करके फिर जाके मैं कहूँ कि हाँ भाई अब मैं इस चीज़ में ना एक्सपर्ट हूँ। हम्म, सही है। तो अच्छा तो इसके लिए जी जी। यही अगेन वही बात है कि हम्म उसके लिए आप, हमने जो असाइनमेंट बनाई है ना उसमें थोड़ी सी ऑटोमेशन वगैरह भी थोड़ी सी मिक्स है, मतलब 2-4 ऑटोमेशन एक दूसरे पे ओवरलैप करती हैं, तो उसमें ये होता है कि हम्म थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी थोड़ा सा चैलेंजिंग हम्म होता है प्रैक्टिकली, तो उस तरह चलता है। बाकी देखें बात यही है कि अगर आपको अपने ऑटोमेशन वगैरह वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है तो प्रैक्टिस ही उसका तरीका है, ठीक जी है। जी उसके लिए बिल्कुल। यूट्यूब पे चैनल्स भी मिल जाएंगे जो कि इस तरह की कॉम्प्लेक्स ऑटोमेशन बनाते हैं, तो आप उनसे इंस्पिरेशन लेकर खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल आप जितनी मर्जी बिल्कुल। ऑटोमेशन करें, ठीक है। जी जी बिल्कुल।
तो ये थैंक यू अगर सर। आपने इस दफा इनरोल किया हुआ है शोहेब भाई? नहीं, इस बार तो नहीं कर सका, नहीं लेकिन किया, मैंने चले नेक्स्ट जो सेशन है ना, उसमें ना लाजमी इनरोलमेंट मैंने करानी है अभी, चले क्योंकि फिर मेरे आप पेपर नेक्स्ट स्टार्ट कराते हैं हो गए थे करते हैं। ना, ठीक है, तो इसी वजह से ना मैंने इनरोलमेंट नहीं कराई, क्योंकि फिर पेपर से आगे, तो इस वजह से ना ठीक मैंने थोड़ा टाइम वो कर लिया, डिले कर लिया। ठीक है। अच्छा, मैं एक मिनट, ये अब्दुल्ला ने हैंड रेस किया हुआ है, उसके बाद मैं जरा चैट में भी कुछ सवाल आए हुए हैं, वो मैं देख लेता हूँ। और जी जी। जी अब्दुल्ला। जी सर, मार्टिन क्या है सर? अल्लाह का शुक्र, हाल पूछ रहे थे? नहीं, मैंने असल में भी एक भाई ने सवाल किया था कि अगर कोई ज्वाइन करना चाह रहा है, ऑलरेडी जानता है जी सब चीजें, तो आपने कहा था वो कोई आई थिंक कोई गूगल फॉर्म लगाया हुआ था आप लोगों ने उस साइड में, जी बिल्कुल। तो मैंने फिल आउट किया था, लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उसके बाद। वो वही होता है कि अगर आपने जीएचएल अपनी एक्सपर्टीज में जो शो की हुई है वगैरह, तो उसको फिर एनालाइज करते हैं हम, और हम फिर हर एक को नहीं करते ईमेल के है या नहीं है वो, अगर किसी को इंटरव्यू के लिए अप्रोच करना हो तो कर लेते हैं, इस तरह वाला हिसाब अच्छा होता है अच्छा। जनरली। हाँ जी। असल में बेसिकली मैं पिछले कोई 6 महीने से काम कर रहा हूँ जीएचएल पे, अच्छा, और डॉक्टर जावेद इकबाल मैंने भी एक वो भी शेयर किया था यहाँ, अगर आपने देखा चले। आप तो। आप एक काम करें, एक दफ़ा फिर वो कर देगा, मैं आपकी सबमिशन देख लूंगा। उस वो सेमी फॉर्म। अगर आपको मैं चले, मैं देख लूंगा आपकी, आपका नाम मैं देख लेता हूँ, मैं एक सबमिशन देख लूंगा आपकी। ठीक है। ठीक है ठीक है, उसके ओके। अलावा अली ताहिर आई थिंक एडिड नहीं है। अली, आपकी आपको कम्युनिटी की ईमेल तो आई हुई थी, आपको गई हुई है, और व्हाट्सएप पे मैं आपको चेक कर लेता हूँ। ओके, थैंक यू। अच्छा, सैम स्पेस नाम है, ये आपने भी हैंड रेस किया हुआ है यार। जी शाहरुख भाई, मैंने पूछना ये था कि जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको आप क्लाइंट को हंट करने में, क्लाइंट को क्लोज करने में हेल्प करेंगे, जैसे कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से या लिंक्डइन के थ्रू या फेसबुक के थ्रू, इनके थ्रू आप क्लाइंट को क्लोज करने, क्लाइंट को हंट करने के लिए हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स की? और दूसरा ये कि जो हमें सब अकाउंट मिलेगा स्टूडेंट्स को, उसका एक्सेस हमारे पास कितनी देर के लिए होगा? ठीक है। अच्छा, जो आप कह रहे हैं क्लाइंट हंटिंग से रिलेटेड, तो उसमें क्लाइंट हंटिंग से रिलेटेड वैसे हम, हमारा एक फोकस तो नहीं है, लेकिन तब भी हमने ना 3 वीडियोस अपलोड की थी लास्ट बैच में, और आपके बैच में भी करेंगे, जो अपवर्क से ज़्यादा रिलेटेड थी, कि किस तरह अप्लाई करते हैं। बहरहाल उसमें जो प्रैक्टिसेस थी वो बहुत जनरल थी, मतलब आप उनको मतलब उन चीज़ों को दिमाग में रखकर लिंक्डइन वगैरह पे भी कोल्ड डीएम्स वगैरह, या अगर आप अपनी ईमेल मार्केटिंग के थ्रू करना चाहें, जिस तरह भी आप करना चाहें, उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मतलब कि मेन ये कोर्स का, अगर कहीं के कोर्स का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, लेकिन बहरहाल ये चीज़ भी कवर्ड है इसमें। बाकी हेल्प अगर आप इसके सेंस में कह रहे हैं कि आप प्रपोजल अपना लिखें और वो रिव्यू कराएं, तो वो मुश्किल होगा। लेकिन आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप अपनी जॉब, जैसे आपने लेट से किसी जॉब के लिए प्रपोजल लिखा है, तो आप कम्युनिटी में शेयर कर दें। हमारी कम्युनिटी का एक्सेस भी मिल जाता है जो लोग आते हैं उसमें ना, कोर्स में, तो आप कम्युनिटी में शेयर कर दें, तो दूसरे लोग भी अपनी थॉट्स वगैरह आप उसके साथ ऐड कर सकते हैं। इस तरह हो सकता है, बस इससे ज़्यादा तो नहीं। बाकी आपका दूसरा सवाल था कि क्या था? को जीएचएल एक्सेस का, हाँ जीएचएल एक्सेस आपको मतलब 3 मंथ्स तक रहेगा आपके पास।